दोस्तों, एक बार फिर से आपका द ग्रेट थॉट चैनल में फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वैदिक काल। वैदिक काल का एक पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। ये शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कल हमने इस टॉपिक में पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, जिसमें हमने समाज पढ़े थे। पहला था ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और शूद्र समाज। और हमने इसमें आगे पढ़ा था हमने पंचायत। इसमें पंचायत में भी तीन थे, एक तो सभा होती थी, दूसरा समिति होती थी, और उसमें तीसरा होती थी विदत। जो महिलाएं होती थी उस उनको केवल विदत में ही भाग लेने का अधिकार था, सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। चौथा हमने पढ़ा था यज्ञ। यज्ञ भी तीन प्रकार के थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। और हमने आगे पढ़ा था देवता। देवता भी हमारे 6 प्रकार के थे, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम देवता। पांचवा हमारा था मारुत देवता, और छठे हमारे थे रुद्र देवता। और आज का हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है वैदिक काल की नदियाँ। अब हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल की नदियों के बारे में। इसमें हमारी 8 नदियाँ आती हैं। सर्वप्रथम हमारी आती है झेलम नदी, जिसका नाम पहले था वितस्ता। ये जो था हमारा पहला नाम इसका था वितस्ता। और दूसरी हमारी नदी आती है व्यास नदी, इसका नाम था विपाशा। विपाशा नाम बहुत जल्दी याद होने वाला है, इसको तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है हमारा चिनाब नदी। चिनाब नदी का नाम था हमारा अस्किनी। और चौथी थी हमारी सतलज, उसका नाम था शत्रुदी। और हमारी पांचवी नदी थी रावी नदी, जिसका नाम था परुषणी। और छठी थी हमारी गंडक। गंडक नदी का नाम था हमारा, छठी थी हमारी गंडक, जिसका नाम था हमारा सदानीरा। और सातवीं नदी थी हमारी सरस्वती नदी, जिसका नाम था हमारा घग्गर। सरस्वती नदी जो है फिलहाल विलुप्त सी होने को है, क्योंकि राजस्थान में इसको देखा गया पर मिली नहीं, कहीं भी इसके कहीं भी अवशेष नहीं पाए गए सरस्वती नदी के इस समय। तो ये इस समय विलुप्त होने की कगार पर ही है सरस्वती नदी। और आठवीं थी हमारी सिंधु नदी, जिसका नाम था हमारा सिंध। और सिंधु नदी जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। और आगे आगे देखिए, इसमें आगे आता है दर्शन। अब दर्शन किस चीज़ को कहते थे? किसी का कोई अपना सिद्धांत होता था, उसको दर्शन बोला जाता था। जी हाँ, किसी का अपना कोई सिद्धांत होता था, कोई लिखता था अपना सिद्धांत, तो उसको दर्शन बोला जाता था। उस समय वैदिक काल में 6 दर्शन थे, मतलब कि 6 मतलब 6 को मतलब षष्ठ बोलेंगे, और 7 को बोलेंगे सप्त। सप्त दर्शन, 6 दर्शन थे उस समय। षष्ठ उसको बोला गया, षष्ठ मतलब 6 दर्शन। उसमें सबसे पहला था हमारा न्याय दर्शन, जो कि गौतम द्वारा लिखा गया था। ये गौतम बुद्ध नहीं है, खाली गौतम है। और दूसरा था हमारा सांख्य, जो कपिल द्वारा लिखा गया। जो ये था सांख्य, जो था महात्मा गांधी द्वारा सबसे ज़्यादा सांख्य, जो महात्मा गांधी थे वो सबसे ज़्यादा जो है सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा था हमारा योग दर्शन, ये तो सबको याद रहेगा आसानी से, ये लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। और चौथा था हमारा वैश्विक। वैश्विक मतलब विश्व, वैश्विक को बोलते हैं विश्व, विश्व बोला जाता है, ये लिखा गया था कनाड द्वारा। और पांचवा आता है हमारा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो था वो बादरायण द्वारा लिखा गया था। और छठा आता है हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है हमारा जैमिनी द्वारा लिखा गया था। इस पे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जिसका मैंने उदाहरण लिखा है अभी। प्रश्न का उदाहरण ये देखिए आप, इनमें से कौन सा षष्ठ दर्शन नहीं है? अब आप देख सकते हैं, एक तो हो गया हमारा न्याय दर्शन, दूसरा हो गया साख्य, तीसरा हो गया हमारा योग दर्शन, चौथा हो गया हमारा वैश्विक, और पांचवा हो गया हमारा उत्तर मीमांसा, छठा हो गया हमारा पूर्व मीमांसा। इससे अलग 3 ऑप्शन तो इसमें से दे देगा कोई एग्जामिनर, और
चौथा ऑप्शन कहीं और से दे देगा और फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा षष्ठ दर्शन नहीं है। तो इसलिए हमें याद करने पड़ेंगे 6 के 6 दर्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। अब आगे चलते हैं हम। देखिए वैदिक काल की जो थी हमारी सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामी कहते थे। उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी, उसके मालिक को ग्रामी कहते थे। और दूसरी सबसे बड़ी इकाई जो थी हमारी वो जन थी, उसको जन कहते थे, जिसके मालिक को उस समय राजा कहा जाता था। और जो टैक्स होता था उस समय, टैक्स को बलि बोला जाता था। ये बलि नहीं है, बलि पशु की बलि देने को कहा जाता था। ये टैक्स जो है, ये टैक्स को बाली बोला जाता था उस समय। और उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई थी। यहाँ लोहे की खोज उसी समय हुई थी उत्तर वैदिक काल में, जिस कारण कृषि एवं अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगे और जो समाज जो है धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। यहाँ इस पर क्वेश्चन बनता है एक, समाज जो है ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर कब अग्रसर होने लगा? जब लोहे की खोज हुई तब समाज जो है ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। तब जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। जन जो वही है, मैंने बताया अभी, जन जो है बड़ी इकाई होती थी। ये देखिए सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। जी हाँ, जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। इसको अब मैप के द्वारा हम थोड़ा समझेंगे। उस समय जो है लोहे की जो खोज हुई थी वो यूपी के अतिरंजी खेरी में हुई थी। यूपी के अतिरंजी खेरी में लगभग यहाँ पर अतिरंजी खेरी स्थान था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई थी और ये यहाँ पर छोटे छोटे ये गांव थे। जब लोहे की खोज हुई तो तब ये गांव जो हैं ये अतिरंजी खेरी की तरफ बढ़ने लगे और जहाँ जहाँ पर भी लोहा मिलता गया वहाँ वहाँ पर जन से जनपद बनता गया और जनपद से फिर आगे महाजनपद बनते गए। क्योंकि जो ग्रामीण लोग थे, वो ग्रामीण सभ्यता थी, वो आगे चलने लगी। जहाँ जहाँ लोहे की खोज हो रही थी वो ग्रामीण लोग जो थे वो आगे चलने लगे, वहाँ पर नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। इस वजह से जो है आगे चलकर जनपद और महाजनपद बनने। और आगे देखिए महाजनपद का काल जो था वो सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। जो महान जनपद का काल होता था वो सिंधु सभ्यता के बाद सबसे बड़ी दूसरी नगरीय सभ्यता मानी गई, क्योंकि ये डेवलप्ड थी। जब लोहा मिला तब ये डेवलप होने लगी, तो इसलिए महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता माना गया। और भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। जी हाँ, जो भारत में जो कुल 16 जनपद हुए हैं उनकी चर्चा जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में की गई है। और 16 जनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था। जी हाँ, मगध जनपद जो था वो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली जनपद था इन 16 महाजनपदों में, जो आगे चलकर इन महाजनपदों का अधिकार कर लिया। जी हाँ, ये देखिए महाजनपद राजगीर से शुरू हुआ था, यह बिहार में भी था। जी हाँ, जो मगध महाजनपद था वो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि ये जो मगध महाजनपद था ये जहाँ पर बसा हुआ था उसके चारों तरफ पहाड़ थे, तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान था उस समय का। और राजगीर जो है मगध जनपद की राजधानी थी। जी हाँ, ये राजगीर जो है मगध की जनपद की राजधानी थी।
और मगध जनपद जो है राजगीर से ही शुरू हुआ था, यह बिहार में था, यहाँ पर था लगभग। फिर धीरे धीरे मगध ऐसे पूरे बढ़ते बढ़ते पहले तो पूरे भारत पर कब्जा करा, ऊपर यहाँ तक, फिर पाकिस्तान तक, फिर अफ़गानिस्तान तक ये गया। मगध जनपद जो था पूरा अफ़गानिस्तान तक पहुँच चुका था। ये जो मगध जनपद था ये उड़ीसा के जो है कटक से शुरू होकर के अफ़गानिस्तान तक था। और जो वैदिक सभ्यता है हमारी वो ग्रामीण सभ्यता थी, बल्कि जबकि सिंधु सभ्यता जो थी हमारी वो नगरीय सभ्यता थी। अब इस आगे हम पढ़ेंगे धर्मों के बारे में, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।